कान ने सीधा रख दिया, तो अपने वाले ने देखा कि दोनों ने करतब दिखाया, तो अपने वाले ने आड़ा फंसाया। अब आड़ा कब कभी रखे हुए देखा आपने? और वो दोनों टेंशन में आ गए कि यार ये मोदी ने आड़ा करा है, मतलब कुछ ना कुछ आड़ा करेगा अभी ये, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं सारी। केवल देश में नहीं, दुनिया में लोग परेशान हैं इस आदमी से। अब वो दोनों का ध्यान उसके कप पे गया, तो उसने पूछा तुमने ऐसा क्यों रखा? उसने कहा यार तुमने ऐसा क्यों रखा? तो पहले उन्होंने बोला तुम दोनों बताओ कि तुमने ऐसे क्यों रखे। तो पाकिस्तान वाले ने बोला कि मुझे, हम तो हैं जन्मजात भुक्कड़, हमको तो और चाहिए। इसने कहा कि मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैंने औंधा रख दिया। अब तुम बताओ तुमने आड़ा क्यों फंसाया? मोदी ने कहा यार हम भारत के लोग हैं, होए तो दे दो, नहीं होए तो कोई बात नहीं। अपन तो 30-30 उपवास करने वाले लोग हैं, और उसका भी जब उपार्जन करते हैं तो जो महोत्सव करते हैं, इतना खाते हैं और इतना खिलाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं कि यार इसने 30 उपवास करे थे। अच्छा ये दूसरे देश में उदाहरण मिलेगा आपको? बताओ। हमारी तो समाज सेवा भी फैशन हो गया है। मैंने भाई साहब कुलपति जी, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले, मेरे शहर में 2 शव वाहन देखे, एसी लगा। मैंने कहा यार मुर्दे को एसी कब से लगा? और बाहर से इतना सजा, ऐसा लगे जैसे इसमें दुल्हन आएगी विदा होके। मतलब वो शव वाहन देखो तो मरने का मन करता है। ये समाज सेवा में फैशन घुसा है। अच्छा बताओ, मरे मराए आदमी को कैसे भी ले जाओ, उसको क्या मतलब है? लेकिन उसमें इतना डेकोरेट कर दिया उसको कि अगर आम आदमी देखे तो उसकी इच्छा होती कि मरो यार एक बार, इसमें लेट के जाना है अपने को। अभी बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोगों को बड़े लोग बीमारी भी ऐसे बताते हैं, 1000 रुपये का इंजेक्शन लगवाता हूँ 6 महीने में। मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम इतने अहंकार से बताते हैं कि जो बेचारा बीमार नहीं होता वो डिप्रेशन में आ जाता है कि यार मैं जी भी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ। ये सब हमारे समाज में आनंद बिल्कुल बिखरा पड़ा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, पहले हमारे परिवार में मेहमान आते थे, आप सब लोग ने वो जीवन जिया है, आप वो पीढ़ी के लोग। मैं तो आज भी संयुक्त परिवार में रहता हूँ, मेरे यहाँ तो आज भी आपने तो देखा ही है, जिया है। पहले हमारे मेहमान आते थे तो हम खुश हो जाते थे, और मेहमान भी इतने खुश होते थे, आते ही सामान रखते और पूछते बाल गोपाल सब ठीक है, बच्चे कहाँ हैं, सब यही पूछते थे ना। और हम उनसे पूछते थे कि आपकी यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ट्रेन मिल गई थी, गाड़ी मिल गई थी, यही बात होती थी ना। आजकल ये बात नहीं होती। आजकल मेहमान आता है, पहले तो उसका सामान होटल में टिकाते हैं अपन, घर तक आना ही नहीं है बीमारी, फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से भोजन करने बुलाते हैं 1 टाइम का। और जैसे ही भोजन करने घर में घुसता है तो वो एक ही बात कहते, तुम्हारे घर चट्टी पिन का चार्जर है क्या? ऐसा लगता है ये इंदौर तक केवल इस चट्टी पिन के चार्जर के चक्कर में ही आया है। कई बार तो ऐसी इच्छा थी कि इसको 2 जूते लगाओ कि खुद चट्टी पिन का चार्जर हो जाए। संवादहीनता जब से परिवारों में आई, तब से हमारे यहाँ विवादों का जन्म हुआ। संवाद होते तो विवाद नहीं होते। मैं जो छंद सुना रहा था वो छंद सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे, दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जी शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा। एक छंद में टेस्टिंग के लिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ, इतने वरिष्ठ लोग मुझे एक साथ एक महफिल में पहली बार मिले हैं। मैं एक विचार गाना चाहता हूँ, अगर उससे सहमत हो तो आपकी तालियां चाहिए, असहमति हो तो आपकी खामोशी चाहिए, लेकिन अगर सहमति हो तो इतनी जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद इस देश का भविष्य तय करेगा कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई ऐसा चला कि लोकसभा से बाहर निकल गया। जब उनकी यात्रा शुरू हुई तो एक कवि मेरे साथ आए, सुरेंद्र सिंह राजपूत हम सफर, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब ये तो यात्रा पे जा रहा है। मैंने कहा जाने दो, पैदल तो है। हाँ
हाँ, बारीक बातें थोड़ी देर से समझ में आएगी, जब समझ में आए तब हंस लेना, कोई जरूरी नहीं है, जल्दी नहीं है। मैंने कहा पैदल तो ही बेचारा यात्रा पे निकला, 4000 किलोमीटर चला, कितने बड़ी क्या दाढ़ी, अकल उतनी की उतनी है और थोड़ी कमी हुई होगी। केरल से निकले वैसे किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। अब जवाब सुनना भाई साहब का। बोले सर फसल नष्ट हो गई। बोले खुले में क्यों बोई थी? अब बताओ क्या करें इनका। तो एक कभी हमारा कहने लगा भाई साहब ये तो फ्यूज बल्ब है। मैंने कहा नहीं बेटा ये बल्ब फ्यूज नहीं, इसका स्विच खराब। तो वो सिर खुजाने लगा, बोले स्विच कैसे खराब होता है? मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कहा इनकी एक माता जी है, वो छत्तीसगढ़ गई थी किसानों को मुआवजा बांटने। तो किसानों ने 500-500 रुपये इकट्ठे करके माता जी को भेंट करे। माता जी ने कहा मुझे पैसे क्यों दे रहे, मेरे पास तो बहुत पैसे। बोले नहीं मैडम फसल आपकी भी नष्ट हुई है। देखो यार सब लोग ताली बजाओ, ऐसा मत करो। मैंने कहा इसको कहते हैं स्विच की खराबी। और मैंने कहा बेटा तेरे को पता नहीं है, तू उस समय पैदा ही नहीं हुआ था कवि सम्मेलन में और दुनिया में, दोनों में। एक्चुअल में ये खराबी खंबे से है। देखो ये इंजीनियर लोग समझ गए हो, खंबे से खराबी। अब खंबे से कैसे खराबी होती है? मैंने कहा खंबे से खराबी ऐसे होती है बेटा कि इसके पिताजी जो थे वो और महान थे। वो मर के भगवान घर गए, वो पायलट से प्रधानमंत्री बने थे डायरेक्ट। किसान के घर गए चाय पीने, लोटे तो हरी मिर्ची और लाल मिर्ची देख के बोले कि हरी मिर्ची क्या भाव बिकती है? किसान ने कहा सर ये 4 रुपये किलो बिकती है बाजार में। बोले और ये लाल? बोले सर ये 40 रुपये किलो बिकती है। तो बोले यार मूर्खो, जो हरी बोते हो लाल बोया करो। मैंने कहा इसको कहते हैं खंबे से खराबी। इसके लिए तो एमपीबी से आदमी बुलवाना पड़ते जब ठीक होती। अद्भुत आदमी भाई, क्या मनोरंजन करता है देश का। अभी इतना तेज चला कि लोकसभा से बाहर निकल गया। एक ऐसी घटना आपको सुनाऊंगा, आपको कई दिन तक आनंद देगी। सच्ची घटना है अपने मध्य प्रदेश की, और इसको पूरे बतरस को बांधा है मैंने एक घटना पे। बैतूल आए थे वो चुनाव प्रचार में। एक दिन उनकी सभा थी, दूसरे दिन मेरी सभा थी। पहली वाली सभा उनकी थी एक दिन पहले, तो उन्होंने वहाँ बैतूल की सभा में कहा माइक से, ऑथेंटिक है, रिकॉर्डेड है, मैं पांडव हूँ। अब वो तो के छूट गया। वो जैसे उसने कहा पांडव हूँ, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले भैया पांडव है तो द्रौपदी बता। देखो प्रश्न जायज हो तो आपकी तालियां उठनी चाहिए मुख्यमंत्री। अब वो द्रौपदी का नाम सुनते उसके तो चक्कर आने लगे। उसने पीए को बुलाया, बोले पांडव कौन था? तो पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कहा कि सर वो था नहीं, थे। बोले जो भी हो बताओ यार, ये तो द्रौपदी मांग रहा है, अभी पांडव तो निपटा ही नहीं है, द्रौपदी कहाँ से लाए? तो पीए सिर खुजाने लगा। अब एक लाइन का व्यंग बोल रहा हूं मैं, एक लाइन का व्यंग पहुंच जाए तो फिर मुझे आपकी तालियां चाहिए। पीए ने सोचा जिसने ढंग से भारत नहीं देखा उसने महाभारत क्या पढ़ा होगा। लेकिन पीए तो पीए होता है, ये बड़े लोग हैं, इनमें से कई लोगों ने पीए रखे होंगे। जो काम अधिकारी नहीं करे, नेता नहीं करे, मंत्री नहीं करे, वो काम पीए करे, क्योंकि पीए इस समय पीए होता है। वो कोई जैन सोशल ग्रुप का मेंबर होता है क्या? वो तो पीए होता है। और पीए ने रास्ता निकाला। अब रास्ते पे आनंद लेना। पीए ने बी.आर. चोपड़ा की सीडी बुलवाई महाभारत की। उसने कहा इसको दिखा के बताता हूँ कि पांडव कौन है। अब दृश्य लग गया द्रौपदी के चीरहरण वाला। एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, इधर वाला खींच रहा है, 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं, इधर वाले गुमसुम में, कुछ लोग हंस रहे हैं। एक आदमी को ऊपर से कोई काम नहीं है तो वो साड़ी बढ़ा रहा है। ये दृश्य उसने पहली बार देखा तो पीए पे नाराज हुआ। बोले क्या चल रहा है? एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 मूर्ख सिर झुका के बैठे हैं, कौन है ये? पीए ने कहा कि सर यही पांडव हैं। भैया जी ने बोला निकालो जूता, ये बताने की क्या जरूरत थी, इधर वाला बता देता। बोले सर उधर वाला ही तो खींच रहा है। तो उसका ध्यान ऊपर गया कि यार ये आदमी ढंग का है जो साड़ी बढ़ा रहा है। तो उसने कहा ये बता देता कि सर ये तो बता ही नहीं सकता, ये हमारे भगवान है श्री कृष्ण, इनकी 16,008 रानी थी, अपना तो बोनी बट्टा ही नहीं हुआ अभी तक।
जैन समाज के लोग बोनी बट्टा क्या समझे देखो। हाँ? बताओ, आप हंसने के लिए किसी कोचिंग में जाने की जरूरत है क्या? इनके कांड ही इतने हैं कि हंसा रहे खूब। मुझे दिल्ली में मिल गए तो बोले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने कहा भैया तुम नहीं बन सकते, 15 साल तो ये दाढ़ी वाला सांस नहीं लेने देगा, और ये हटेगा तो मोटा भाई तैयार है, 10 एक साल वो रान देगा, और वो हटेगा तो बाबा जी बैठ ही गए बुलडोजर पे। मैंने कहा भैया तेरी जवानी भी खराब, तेरा बुढ़ापा भी खराब, और 8 साल के लिए वैसे अंदर हो गया, 34 तक तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। मैंने कहा तू तो शादी कर, हमारे यहाँ पत्नी के भाग्य से भी भाग्य चेतता है। मेरे बायोडाटा में देख लेना, 1999 से गाड़ी चली है सही साइड, पैदा भले ही 73 में हो गए तो क्या हो गया। ये तो मैं मस्का इसलिए लगा रहा हूँ कि बच्चे घर जाके इसकी माँ से कह नहीं तुम्हारी तारीफ भी करते हैं। हालांकि मेरे को कोई घर में रहना नहीं ज़्यादा समय, मैं तो अटैची लेने और बदलने जाता हूँ, बस इतनी देर ही रहता हूँ। मेरे तो 15 साल में बड़ी मुश्किल से 3 बच्चे हुए। अच्छा, कोरोना भी क्या आया अपने यहाँ बताओ। है? कोरोना का भी जो मजा अपन ने लिया भारतीयों ने, और उसमें मालवा वालों ने तो कोरोना की ची बुलवा दी। है? वही पत्नी वही बच्चे, वही पत्नी वही बच्चे, घर में पत्नी, बाहर जाओ तो पुलिस वाले, ब्यूटी पार्लर बंद। अब तुम लोग तो ब्यूटी पार्लर वाले युग की हो नहीं, लेकिन वो जो ब्यूटी पार्लर वाले युग की पत्नियां वो इतनी भयानक दिखने लगी कि आदमी खुद ही बाबा रामदेव हो गया। फूफा 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 फूफा। इतना काढ़ा पिया कि अंदर जो वायरस था वो खुद निग्रो हो गया। काढ़ा पी पी के कई तो लोग काढ़ा पीने से मर गए। वो कोरोना से नहीं मरे, काढ़ा पीने से मरे। एक हमारे पड़ोस में 80-90 साल के दादाजी थे, उनको वो बाबा रामदेव का योग जम गया। मैंने कहा दादाजी अपने को क्या, अभी जीना भी क्या नहीं जीना भी क्या? बोले नहीं अभी तो मेरे को जीना है, मैं तो कल से योग करूंगा, बाबा रामदेव सिखाएगा 4 बजे आके टीवी पे। मैंने कहा रहने तो दादाजी, अब क्या काम आएगा? बोले अगले जन्म में काम आ जाएगा। बताओ, हिंदुस्तान के बुड्ढों का कार्यक्रम देखो कितना आगे का है। बोले अगले जन्म में काम आ जाएगा। मैंने कहा हो भैया, हाँ पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मैंने बोला वाह भैया। दूसरे दिन उसने योग शुरू करा, बाबा रामदेव आए 4 बजे टीवी पे, और उन्होंने कहा सांस खींचो। बुड्ढे ने खींच दी, उधर लाइट चली गई, ना लाइट आई ना सांस आई। जिसको कपाल भारती करना थी उसकी कपाल क्रिया करी थोड़ी देर। बताओ हमारा कोरोना क्या बिगाड़ता है। ये मेरा छोटा बेटा 11 साल का, कोरोना में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ऑनलाइन सेंटर। आप में से कोई टीचर हो तो उनको पता होगा, ऑनलाइन क्लास चल रही थी। ऑनलाइन ना बच्चों को पढ़ने का, बच्चों के लिए भी एक कौतुकी था वो ऑनलाइन, लेकिन वो लोग तो लगे, प्राइवेट स्कूल वाले थोड़े ज़्यादा सक्रिय थे। तो मैडम ने 1 घंटे पढ़ाने के बाद पूछा कि एनी डाउट। तो एक बच्चे ने पूछा मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आया था, वो आपका पति है क्या? बताओ कोरोना इसका क्या बिगाड़ेगा? हमारे देश का कोरोना कुछ बिगाड़ पाएगा? हमारे तो बच्चे तक गंभीरता से नहीं लेते कोरोना। कोरोना में सब दूर नुकसान हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ। आप में से कितने लोग राजस्थान से संबंधित है मुझे पता नहीं। राजस्थान में कोरोना का कई नुकसान नहीं हुआ। कोरोना आके राजस्थान से भगा, तो मैंने जाते हुए कोरोना से पूछा क्यों भैया राजस्थान में अपना कार्यक्रम नहीं दिखाओगे? बोले नहीं हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री हमको कोरोना कहता है। क्योंकि वो तोतला है। चलिए समय हो गया, मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ, जरा ताली बजाइए। अच्छा आप हंसते हंसते ताली बजाना ही भूल गए, आपको लगा ये कार्यक्रम में शामिल नहीं है। जरा सब लोग मिलके एक बार ताली बजाओ, मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, फिर मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है। कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान। दादाजी कहाँ जा रहे हो? बैठो वापिस, बैठिए प्लीज बैठिए। नहीं बैठिए आप, नहीं होगा। जिंदगी खराब हो गई तब चिंता नहीं करी, बताओ।
बैठिए आप, बैठिए दादाजी। ये भी हिंसा है जो कर रहे थे अभी आप। ताली बजाओ और दोनों हाथ के बीच में कोई जीव आ जाए तो उसकी हत्या हो जाती है। कवि को पीठ दिखा के चल रहा है तो कवि की हत्या हो जाती। जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बस खत्म। इससे ज़्यादा के पैसे भी नहीं है, वैसे जितना दिया उससे ज़्यादा का हो गया। अभी हमारे सबसे युवा नेता राहुल गांधी जी ने, मैं नाम लेके टिप्पणी के कविता पढ़ रहा हूँ। उन्होंने देश के बाहर जाके कहा कि हिंदुस्तान में भाईचारा खत्म हो गया है, हिंदुस्तान जीने लायक देश नहीं रहा है। तब मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ, और आपको लगे कि हिंदुस्तान ऐसा है तो मैं भी कनाडा जाने वाला हूँ 15 दिन के लिए। मैं पूरी दुनिया में जाके एक कविता सुनाऊंगा कि जो देश हमारा है वो दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है, और जिस विचार को हम जी रहे हैं उस विचार को अगर दुनिया जीना शुरू कर देगी तो कोरोना तो क्या, कोई बीमारी दुनिया में नहीं आएगी। बस विचार क्या है, वो आपके द्वारा दिया गया विचार है, मेरे पूर्वजों के द्वारा दिया गया विचार है। अगर विचार श्रेष्ठ हो तो 24वें तीर्थंकर की अगवानी में एक कविता पढ़ रहा हूँ कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान। जीना भी सम्मान जहाँ पर, जीना भी सम्मान जहाँ पर, मरना भी सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। पहला चित्र देखिए कि आंसू से आंसू, खुशियों से खुशियां यहाँ उगी है, धड़कन धड़कन दया क्षमा सद्भावों बीच पगी है। क्या पूनम क्या हुई अमावस, हमने सबको पूजा, जीव दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दूजा। देवधरा के कण कण में जहाँ बसते हैं भगवान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान। सर्वे भवन्तु सुखिनो का हम पाठ पढ़ाते आए, और शांति के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते आए। वस्तु और विषय अपनाया केवल जगत भलाई, प्राण गंवा कर मान बढ़ाती पूजी हुई कलाई। सर्वधर्म समभाव शांति का भारत है उपमान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अब इस कविता के जो सबसे अच्छे 3 बंद हैं जिसके कारण मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, पहला बंद आपके हृदय पटल पर रख रहा हूं कि वीरों की परिपाटी के नित किस्से नए बुने हैं, गुरु गोविंद के लाल यहाँ दीवारों बीच चुने हैं। घास की रोटी खाकर भी राणा ने वचन निभाया, स्वाभिमानी संस्कारों का शिवा ने अलग जगाया। शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान। अब पंक्ति जो लगा रहा हूं वो पंक्ति लिखने लायक हो तो फिर आपका आशीर्वाद चाहना कि शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों गान, जन्म से ज्यादा जिस धरती पर मृत्यु हुई महान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्याय। और मैं हिंदुस्तान की नारी का क्यों सम्मान करता हूँ, आपको क्यों करना चाहिए, और हिंदुस्तान की नारी क्यों पूज्य है, मैं अंतिम चरण आपके हृदय स्थल पर रख रहा हूं कि शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला। दुनिया के इतिहास के पास ये पंक्ति है जो हमारे पास है, गौरवशाली इतिहास। और जितनी सारी बहनें माताएं बैठी हैं, हिंदुस्तान का जितना गौरवशाली इतिहास है उतना अच्छा उसका वर्तमान है। एक घटना आपके हृदय स्थल पर छाप कर कविता को समापन कर रहा हूं। मनमोहन सिंह की सरकार में 2 सैनिकों के सिर काट कर ले गया था पाकिस्तान। एक बेटा हमारे मध्य प्रदेश का था 28 साल का हेमराज, उसकी 24 साल की युवा विधवा पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। 7 दिन बाद सिर कटी लाश तिरंगे में लिपट कर घर आई। आप केवल कल्पना करो, किसी का बेटा तिरंगे में लिपट कर आया और उसका सर ना हो तो माता पिता का दुख कितना बड़ा दुख होगा। माता पिता बदहवास हैं, कैसे दुख अभिव्यक्त करें। पत्नी सिरकटी लाश के पास 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी है, विलाप कर रही है। आपको आश्चर्य होगा, आपका मन गर्व से गर्वित हो जाएगा। उस सैनिक की सबसे छोटी बहन, जिसकी उम्र सिर्फ 17-18 साल की थी, जिसने अभी अभी BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, उसने सिरकटी लाश के पास रोती हुई अपनी भाभी को समझाया
कि दादी का दुलार भुला, मैया का ये प्यार भुला। मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली के ये रंग दिवाली की उमंग भुला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भुलाया। ये आदर्श हिंदुस्तान की बेटी ही प्रस्तुत कर सकती है। एक बार उन वीरांगनाओं के सम्मान में आपकी ताली बजे जो हिंदुस्तान को ऐसा गौरवशाली दिन जीने का अवसर देती। कि शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, मां पन्ना ने दीप उपजा राणा का वंश उजाला। सावित्री मां मीरा पद्मिनी की है अमर कहानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिला दी नानी। क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान, लीना चामू और मीरा ने दे दी नई उड़ान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। और अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, अगर आप अपने आप को जैन धर्मावलंबी होने का आपको गर्व हो तो फिर आपकी तालियां उठे। मुझे तो गर्व है कि मुझे सर्वाधिक जैन समाज का आशीर्वाद मिला। अभी भाई साहब बता रहे थे कि मैं 2 दिन से और अगले दिन तक मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में अगर सर्वाधिक कवि सम्मेलन कराने वाला कोई एक समाज है तो वो केवल जैन समाज है, जिसके हर उत्सव के अंदर कवि सम्मेलन होता है। आप हमारे सांस्कृतिक राजदूत तो अमेरिका में, कनाडा में हम कहीं जाते हैं तो हमारे जैन धर्मावलंबी ही कवि सम्मेलन कराते हैं। मैं अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, जिसके कारण हम विश्व गुरु हैं, जिसके कारण हम ये जो 2 दिन बाद महावीर जयंती मनाने जा रहे हैं, कारण पढ़ दूं तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद मिले। कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं, वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित हैं। जहां गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है, राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है। इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान। आप पंक्ति जा रही, वो केवल जैन समाज की पंक्ति है कि में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान, इसीलिए हर जीव जंतु का हम रखते हैं ध्यान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा। जरा एक साथ रिदम से तालियां बजाइए कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान। जीना भी सम्मान जहां पर, जीना भी सम्मान जहां पर, मरना भी सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा है। बोलिए जिन शासन देव की जय, भारत माता की। इन उजालों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम तुमसे मिले वक्त कटा शाद रहे, अब चलते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।